हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। प्रिय व्यूअर्स, दृष्टि IAS के नए प्रोग्राम प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज में हम UPSC और अलग अलग स्टेट PCS की प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को विश्लेषण के साथ हल करेंगे। जानकारी के साथ साथ सही उत्तर का चयन करते समय कौन से ट्रिक कारगर साबित होते हैं उन्हें भी सीखेंगे। विकल्पों की छंटनी करना, बुनियादी अवधारणा को समझना, तथ्यों और अतिवादी व विशेष शब्दों पर ध्यान देने का अभ्यास करने की भी कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत हम हर एपिसोड में 5 सवालों को हल करेंगे। टीम दृष्टि द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज नामक पुस्तक श्रृंखला को आधार बनाइए। इसमें UPSC समेत विभिन्न प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए करीब 8 से 10 हजार प्रश्नों का संकलन, उत्तर व विश्लेषण के साथ तैयार किया गया है। इस सीरीज की कुछ किताबें मार्केट में आ चुकी हैं और कुछ आने वाले समय में आएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबने 2018 के क्वेश्चंस को अपने सामने रख लिया होगा। 2018 में जो सवाल पूछे गए थे उन्हें अपने सामने रखिए ताकि इस सेशन में आपको सवाल और उनके जवाब अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन 13 की। इस सेशन में हम एक प्रश्न पर्यावरण पारिस्थितिकी के लेंगे जबकि अन्य 4 अर्थव्यवस्था से कवर करेंगे। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPOP केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन एवं निर्देश के अधीन कार्य करता है। दूसरा है, NPOP के क्रियान्वयन के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपिडा सचिवालय के रूप में कार्य करता है। और तीसरा है, सिक्किम भारत का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया है। सवाल पूछ रहे हैं कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या फिर 1, 2 और 3। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। इस सवाल के सभी कथनों को एक एक करके देख लेते हैं। पहला कथन है, जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPOP केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन एवं निर्देश के अधीन कार्य करता है। दरअसल 7 दिसंबर 2016 को PIB में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NPOP हेडिंग से एक खबर छपी थी। इसमें बताया गया था कि वाणिज्य मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने 2001 में जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPOP की शुरुआत की थी। इस तरह पहला कथन गलत हो जाता है। NPOP डॉक्यूमेंट के अध्याय 3 के अपेंडिक्स 1 में ऑर्गेनिक क्रॉप प्रोडक्शन के मानकों का वर्णन किया गया है। आपको बता दें कि NPOP के तहत प्रमाणित जैविक दालों की खेती मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पंजाब में की जा रही है। अब दूसरे कथन को देखते हैं, जो NPOP के क्रियान्वयन के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा सचिवालय के रूप में कार्य करता है, ये कह रहा है। यह कथन पूरी तरह सही है। एपिडा से जुड़ी एक PDF में इसकी जानकारी दी गई है। स्कोप एंड ऑपरेशनल स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल ऑर्गेनिक प्रोग्राम हेडिंग से इस PDF में बताया गया है कि एपिडा NPOP के कार्यान्वयन के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करेगा। एपिडा की स्थापना दिसंबर 1985 में संसद द्वारा पारित एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा की गई थी। अब आते हैं अंतिम कथन पर। सिक्किम भारत का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया है। जनवरी 2016 में द हिंदू में सिक्किम बिकम्स इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट हेडिंग से एक खबर छपी थी। इसमें साफ साफ पता चलता है कि सिक्किम भारत का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया है। सिक्किम को जैविक राज्य का दर्जा अपनी लगभग 75,000 हेक्टेयर कृषि भूमि पर जैविक प्रथाओं एवं जैविक कृषि पद्धतियों को अपनाने की वजह से प्राप्त हुआ। तो इस तरह तीसरा कथन भी सही हो जाता है। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। NSSO के 70वें चक्र द्वारा संचालित कृषक कुटुंबों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
राजस्थान में ग्रामीण कुटुंबों में कृषि कुटुंबों का प्रतिशत सर्वाधिक है। देश के कृषि कुटुंबों में 60% से कुछ अधिक ओबीसी के हैं। केरल में 60% से कुछ अधिक कृषि कुटुंबों ने यह सूचना दी है कि उन्होंने अधिकतम आय गैर कृषि स्रोतों से प्राप्त की है। उपर्युक्त में से कौन सा या से सही है या है? केवल 2 और 3, केवल 2, 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? सही ऑप्शन सी, यानी केवल पहला और तीसरा कथन सही है। आइए विश्लेषण देखें। एनएसएसओ ने 2013 में सर्वे कराया था जिसमें देश के कृषि पर निर्भर परिवारों की स्थिति का आकलन किया गया। यह एनएसएसओ का 70वां राउंड था। यह भी जानना जरूरी है कि यह 2003 में हुए सर्वे यानी 59वें राउंड को रिपीट करते हुए संचालित किया गया था। 2013 का सर्वे इस मकसद से कराया गया कि भारत सरकार की योजनाओं का कितना लाभ देश के कृषक परिवारों तक पहुंच रहा है। इस दौरान लोगों से किसानी और सामाजिक आर्थिक पहलुओं से जुड़ी कुछ सूचनाओं को इकट्ठा किया गया, जिसमें कुछ बातें सामने आईं। जुलाई 2012 से जून 2013 के बीच ग्रामीण भारत में लगभग 90.2 मिलियन कृषक परिवार थे। ये कृषक परिवार कुल ग्रामीण परिवारों का 57.8% थे। इन आंकड़ों को राज्यवार भी सजाया गया। आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 18.05 मिलियन कृषक परिवार थे। यह आंकड़ा देश में कुल कृषक परिवारों का करीब 20% था। बड़े राज्यों में राजस्थान में जितने भी ग्रामीण परिवार थे उनमें 78.4% परिवार कृषक परिवार थे। यह देश में सबसे बड़ा आंकड़ा था। इसके बाद उत्तर प्रदेश का नाम आता था, यानी पहला कथन सही है। सामाजिक समूह के आधार पर कृषक परिवारों का आंकड़ा देखें तो इस दौरान कुल कृषक परिवारों में लगभग 45% अन्य पिछड़ा वर्ग, लगभग 16% अनुसूचित जाति, जबकि 13% अनुसूचित जनजाति वर्ग के परिवार थे। इसलिए दूसरा कथन यहां गलत हो जाता है। सर्वे में कृषक परिवारों की आय के स्रोत का पता लगाया गया। इन कृषक परिवारों में 63.5% कृषक परिवारों की आय का मुख्य स्रोत कृषि ही था। केरल को छोड़कर देश के सभी बड़े राज्यों में आय का प्रमुख स्रोत कृषि, पशुपालन या दूसरी कृषि गतिविधियां थीं। आंकड़ों की माने तो केरल के करीब करीब 61% कृषक परिवारों की आय का मुख्य स्रोत गैर कृषि गतिविधियां थी। इसलिए तीसरा कथन भी सही है। अब तीसरा सवाल देखते हैं। कभी कभी समाचारों में आने वाले पद व्यापारी छूट दर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सही स्पष्ट करता है? पहला, यह किसी बैंक द्वारा किसी व्यापारी को उस बैंक के डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए दिया जाने वाला प्रोत्साहन है। दूसरा, यह बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को वस्तुओं और सेवाओं के क्रय हेतु वित्तीय लेन देनों के लिए डेबिट कार्ड का प्रयोग करने पर वापस दी जाने वाली राशि है। तीसरा, यह बैंकों द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों के डेबिट कार्ड से भुगतान लेने पर लगाया जाने वाला शुल्क है। चौथा, यह सरकार द्वारा व्यापारियों को अपने ग्राहकों से पॉइंट ऑफ सेल यानी POS मशीनों और डेबिट कार्ड के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जाने वाला प्रोत्साहन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। 2018 के प्री एग्जाम से पहले MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट काफ़ी चर्चा में रही थी, क्योंकि दिसंबर 2017 में RBI ने MDR में कटौती की थी। यह कटौती डेबिट कार्ड से किए जाने वाले ट्रांजैक्शंस के लिए की गई थी। अब जरा MDR के बारे में यहाँ जान लें। दरअसल जब हम कोई ख़रीदारी ऑनलाइन करते हैं तो उसके भुगतान के लिए हम ज़्यादातर डेबिट कार्ड का ही यूज़ करते हैं। इस तरह हम ऐसे जितने भी ट्रांजैक्शन करते हैं उन सभी ट्रांजैक्शन के लिए उस मर्चेंट यानी व्यापारी को उस बैंक को शुल्क देना होता है जिस बैंक से हमारा डेबिट कार्ड इशू किया गया हो। ध्यान दीजिए, इस दौरान बीच में एक पेमेंट गेटवे का भी रोल होता है। यह पेमेंट गेटवे ही भुगतान के लिए बैंक, उपभोक्ता और व्यापारी को जोड़ता है और हमारे भुगतान को व्यापारी तक सुरक्षित पहुंचाता है। चौथा सवाल, अप्रवासी सत्वों द्वारा दी जा रही ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर भारत द्वारा 6% समकरण कर लगाए जाने के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? पहला है, यह आयकर अधिनियम के भाग के रूप में लागू किया गया है। दूसरा है, भारत में विज्ञापन सेवाएं देने वाले अप्रवासी सत्व अपने गृह देश में दोहरे कराधान से बचाव समझौते के अंतर्गत टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं।
निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी दोनों ही कथन गलत हैं। इस सवाल को हल करने से पहले हमें इसके कठिन शब्दों को इंग्लिश वर्जन में देख लेना चाहिए। जैसे अप्रवासी सत्व के लिए नॉन रेजिडेंट एंटिटीज और समकरण कर के लिए इक्वलाइजेशन टैक्स लिखा गया है। इस कर की शुरुआत 2016 में की गई थी और मकसद था गूगल, फेसबुक और इसी तरह की और विदेशी कंपनियां जो भारत से लगातार लाभ कमा रही हैं, उनके डिजिटल ट्रांजैक्शन पर कर लगाया जा सके। लेकिन इसके लिए आयकर अधिनियम में कोई बदलाव नहीं किया गया, बल्कि 2016 के वित्त अधिनियम के जरिए इस प्रत्यक्ष कर को शुरू किया गया था। इसलिए पहला कथन गलत हो जाता है। अब दूसरे कथन पर आते हैं। यह गलत है क्योंकि भारत में विज्ञापन देने वाले नॉन रेसिडेंट्स दोहरे कराधान से बचाव समझौते के तहत टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर सकते। अगले सवाल पर जाने से पहले हम यहाँ दोहरे कराधान से बचाव समझौता यानी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA को समझ लेते हैं। दोस्तों, कुछ लोग किसी एक देश में रहते हैं लेकिन आय किसी दूसरे देश में कर रहे होते हैं। ऐसे में उन्हें दोनों देशों में कर चुकाना होता है, लिहाजा उन्हें 2 बार कर ना देना पड़े, इसके लिए 2 या उससे ज़्यादा देश आपस में DTAA कर लेते हैं। बता दें कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि समझौते के तहत सभी तरह के इनकम को कवर किया जाए। ये समझौते दोनों देशों की सहमति पर निर्भर होते हैं कि वे इसे कॉम्प्रिहेंसिव बनाते हैं या कुछ खास इनकम्स को ही इसमें शामिल करते हैं। भारत ने भी अभी तक कई देशों के साथ DTAA किए हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, श्रीलंका। बता दें कि फरवरी 2020 में भारत और श्रीलंका के बीच हुए DTAA में संशोधन किया गया है। दोनों देशों के बीच 2013 में यह समझौता किया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है पहला, राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन FRBM समीक्षा के प्रतिवेदन में सिफारिश की गई है कि वर्ष 2023 तक केंद्र एवं राज्य सरकारों को मिलाकर ऋण GDP अनुपात 60% रखा जाए, जिसमें केंद्र सरकार के लिए यह 40% और राज्य सरकारों के लिए 20% हो। दूसरा कथन है, राज्य सरकारों के GDP के 49% की तुलना में केंद्र सरकार के लिए GDP का 21% घरेलू देयताएं हैं। तीसरा है, भारत के संविधान के अनुसार यदि किसी राज्य के पास केंद्र सरकार की बकाया देयताएं हैं तो उसे कोई भी ऋण लेने से पहले केंद्र सरकार से सहमति लेना अनिवार्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल एक, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। और सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी पहला और तीसरा कथन सही है। 2016 में केंद्र सरकार ने NK सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी। इस कमेटी को राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन यानी FRBM अधिनियम की समीक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। कमेटी ने 2017 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें की गई कि किस तरह राजकोष और बजट का प्रबंधन किया जाना चाहिए। सरकारों द्वारा ली जाने वाली उधारी और GDP के बीच क्या अनुपात होना चाहिए, इस पर रिपोर्ट में खासा ध्यान दिया गया। कमेटी का मानना था कि सरकारों को चाहिए कि वे 2023 तक इस अनुपात को 60% पाने का लक्ष्य रखें, जिसमें केंद्र 40 जबकि राज्य 20% की सीमा का पालन करें। इसलिए यहाँ पहला कथन सही है। इसके अलावा कमेटी ने एक स्वायत्त वित्तीय परिषद गठित करने की सलाह भी दी। दोस्तों, यह सवाल चूंकि 2018 में पूछा गया, इसलिए 2018 में जारी रिपोर्ट के मुताबिक ये आंकड़े गलत हैं। उस रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2017 तक केंद्र सरकार की घरेलू देयताएं GDP की 37.8%, जबकि राज्यों की घरेलू देयताएं मात्र 18.9% थी। यानी कह सकते हैं दूसरे कथन में अपोजिट फैक्ट दिए गए हैं। हम इसे कॉन्सेप्ट से भी गलत मान सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार को योजनाओं और दूसरे खर्चों के लिए राज्यों के मुकाबले कहीं ज्यादा धन की जरूरत होती है, इसलिए केंद्र की घरेलू देयताएं ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ हम एक और बात जान लेते हैं कि सरकारें किस तरह का ऋण ले सकती हैं और उसमें कौन कौन सी मदें शामिल होती हैं। इसे हम आपको एक चार्ट में बता देते हैं। केंद्र सरकार की लायबिलिटीज को पहले 2 बड़े भागों में बांटा जाता है। पहला, भारत की संचित निधि के संबंध में ऋण, इन्हें लोक ऋण भी कहा जाता है, और दूसरा लोक खाते में देयताएं।
अब पहले को देखते हैं। लोक ऋण में बाह्य ऋण होता है और आंतरिक ऋण होता है। आंतरिक ऋण में बाजार योग्य प्रतिभूतियां यानी मार्केटेबल सिक्योरिटीज और गैर बाजार योग्य प्रतिभूतियां यानी नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। बाजार योग्य प्रतिभूतियों में आएगा डेटेड सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, और नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज में 14 दिवसीय इंटरमीडिएट टी बिल्स, क्षतिपूर्ति और अन्य बॉन्ड, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को जारी प्रतिभूतियां, लघु बचतों के संबंध में प्रतिभूतियां, डाकघरों में बीमा के संबंध में प्रतिभूतियां। अब दूसरे वाले को देखते हैं, लोक खाता अन्य देयताएं। इसमें राष्ट्रीय लघु बचत निधि, अन्य खाते, राज्य भविष्य निधि, रिजर्व फंड और जमा, ये सब आते हैं। अब तीसरे कथन पर आते हैं। यह सही है। यह कथन संविधान के अनुच्छेद 293 से संबंधित है। इस अनुच्छेद के खंड 1 के मुताबिक राज्य सरकार भारत में ही कहीं से ऋण ले सकेगी, यानी वह केवल आंतरिक ऋण ही ले सकती है। इसी अनुच्छेद के खंड 3 के मुताबिक अगर किसी राज्य के पास केंद्र सरकार की बकाया देयताएं हैं तो उसे कोई भी ऋण लेने से पहले केंद्र सरकार से सहमति लेना अनिवार्य है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। तो फिलहाल इस सेशन में इतना ही। अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। गुड बाय।